सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल हमने एक बहुत अच्छा सेशन एंजॉय करा। आज बहुत अच्छे ग्लोबल संकेतों के बाद दिन के हाईज पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए और आज भी गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम गेन्स कंसीड नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे और 20-30 पॉइंट हल्के हर निशान के साथ ही शुरुआत करेंगे। और ऐसे ही मूड असल में ग्लोबली है। यूएस से तेजी को तूल मिला था। यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स, यूएस के स्टॉक मार्केट 2-2% उछले थे। डाउ 500 पॉइंट जंप करा था, वो भी दिन के हाईस पे बंद हुए थे। उसके बाद फॉलो अप सेशन उनका फिर देखिए आप, डाउ आधा % और मजबूती के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। तो वो गिव अप नहीं करा गया, लार्जली कंसोलिडेशन का दिन था। लेकिन पॉइंट ये कि अच्छे मूव्स के बाद फॉलो अप सेशन भी गेन्स इंटैक्ट है। वही इंडिया में भी इंडिकेशन वैसे ही आ रहे हैं। पर समझ लेते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है, समीकरण बैठ कैसे रहे हैं। लाइए हमारा ग्राफ, लाइए पिच। आज वानखेड़े में ईडन गार्डन में पिच है हमारी। आज तो ईडन गार्डन की पिच दिखाई। ये देखिए बादल दिखे। अरे वो फिर से दिखाइएगा डॉक्टर साहब, फिर से जूम कर सकते हैं हम लोग वापस? क्या यदि देखिए, मैं कह रहा था कोलकाता के ऊपर बादल है, वो कुछ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। आज बारिश का चांसेस हैं। 2 दिन मजे लेंगे। क्या कमाल डॉक्टर साहब, कहां से ले आए बादल आप? अच्छा, आधा मैच आज खेले, आधा कल खेले तो चलेगा यार। ऐसा पता नहीं, आज नहीं हुआ तो कल रिजर्व ये होगा क्या कि 30 ओवर हो गए, बच्चे 70 ओवर कल होंगे? नहीं, पूरा मैच होगा। पूरा मैच होगा। फिर मैं तो आधा आज खेल लो, आधा कल, जितना आज हो जाए और कल बाकी निपटा लो। लेकिन चलिए देखते हैं, हो जाएगा मैच। बारिश अरे हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इस सीजन में कोलकाता अभी मैच का मजा लेंगे। होगा भी, छोटा मोटा बारिश होगा। इक्विटी मार्केट में लेकिन कोई बादल नहीं है अभी, तो भी ठीक है। इक्विटी मार्केट यूएस का तो अच्छा है। हाँ। बहुत बढ़िया माहौल है वहाँ का, सब लोग खुश हैं एकदम। सब ने मान लिया है कि अब जो ऐसा ही होगा, रेट कट होगा, पॉज होगा, ये होगा, वो होगा। तो उसी पे मार्केट एक बहुत अच्छी मजबूती के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ है। बट थोड़ा सा डर लग रहा है यार, इतने 10-15 दिन में 10%, अपना निफ्टी का 10% चल जाए तो सोचो क्या होगा। टू फास्ट, वो थोड़ा सा कह सकते हैं ओवरबॉट है। लेकिन वो टेक्निकल करेक्शन बीच बीच में आते रहते हैं और वो आने भी चाहिए। उसके अलावा कोई कंसर्न मुझे ग्लोबल मार्केट पर नहीं दिख रहा। मैंने जो कहा था कि बिल्कुल वैसे ही चलता हुआ दिख भी रहा है। वो बाइंग है वहाँ पे अच्छी खासी, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा बाइंग है। तो भाई वहाँ के पीछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी थोड़े बादल आप दिखा रहे हो, हैं क्या इधर बादल लोकल? नहीं लग रहा, मैं तो नहीं लग रहा। बट समस्या आज ये थी कि टीम कैसे बनेगी। हाँ, थोड़ा ड्राई डे हो गया है। बहुत ही भयंकर ड्राई डे। असल एकदम से रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद ना, प्लस छुट्टियां भी पड़ गई। छुट्टियां भी पड़ गई और ये फेस्टिविटीज थी। वेडनेसडे तक तो सारे ऑफिस लार्जली बंद थे। कल हम सुबह जो आते हैं ऑफिस तो घर भीड़ होती नहीं, खाली होता है, अंधेरा, दूध वाले और हम ही होते हैं रोड पे। बिल्कुल। शाम को जब जा रहे होते तो भीड़ फिर भी होती है। कल वो भी नहीं थी, एकदम नदारत थी। कल रोड एकदम खाली थी बॉम्बे की। मतलब जो एवरेज टाइम लगता है उससे 60% टाइम में घर पहुंच गया। हाँ, ये हाल था बॉम्बे। आज कलकत्ता में ऐसे ही होगा। नहीं, मैच का रीजन नहीं है, हमारे वेडनेसडे तक छुट्टी चल रही थी। नहीं भाई साहब, मैच का बहुत बड़ा रीजन था। नहीं, मैच तो बहुत लिमिटेड आदमी बैठता है हमारे बॉम्बे की क्राउड के हिसाब से। कल था मैच। बाकी तो बेचारे टिकट ही जूझता रहता है आदमी। टिकट की नाम ले लो, टिकट मांग रहे हैं बहुत सारे लोग। फाइनल का चाहिए सबको। हाँ, है क्या? गाबा सर को कोरियर करना था। गाबा सर सुन रहे होंगे अभी, उन्हें कोरियर कर दिया आपने। पहुंचे ना पहुंचे वो बात है। पर क्या टॉपिक था भूल गया मैं। आइए भाई, टीम लाइनअप का। टीम लाइनअप कैसे बनी टीम? हाँ, ये बात सही है। थोड़ा सा खबरें एकदम ठंडी पड़ी। अब आई एम होपिंग आज कल से फिर खबरें पिकअप होना शुरू होंगी, क्योंकि सब फेस्टिविटीज एंजॉय कर रहे थे। पहला रखा है मैंने, इन्फोसिस फिर से कैरी फॉरवर्ड कर दिया। भाई साहब, मंडे को मेंशन करा था इस नए संबत के लिए इन्फोसिस को रडार पर रखना है। अपन ने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स मेंशन करे थे उसमें कि पूरे साल के लिए इन्फी को रडार पर रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। कल जब बदले समीकरण पर रिएक्ट करने का दिन था तब इन्फी अपफ्रंट मेंशन करा था ओपनिंग 2 प्लेयर्स के तौर पे। इन्फी कल की क्लोज दिखाइएगा, गैप अप था। 2 चीजों ने भारतीय बाजार का निफ्टी प्लीज पहले स्क्रीन पर रखिएगा। इंट्राडे निफ्टी गैप अप के बाद कंसोलिडेशन और जाते जाते आपने देखा होगा एक अच्छा मूव, एक डिसाइसिव अपसाइड ब्रेकआउट। वो क्या कहने, अपसाइड मोमेंटम और स्ट्रेंथन हो गया जाते हैं। 2 रीजन थे ये जो आखिरी के मूव्स आधे 1 घंटे के निकले आपको। आईटी इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे, उसने जाते जाते और तूल दिया। ये इन्फी की कहानी। और दूसरा अपने आप में एक पॉकेट हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज जाते जाते वो तूल दे रहा था। उस दोनों के चलते
आपने निफ्टी को ऊपर आते हुए देखा था। मैं इन्फी को आज फिर कैरी फॉरवर्ड करता हूं, होपिंग थोड़ा बहुत मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए, पर हम लोग अच्छे मोमेंटम एंजॉय कर रहे हैं। मैं सिर्फ ग्रीन लिख रहा हूं क्योंकि आज भी इंटरेस्टिंग रिस्क रिवॉर्ड नजर आता है, इसीलिए। अब देखिएगा, आज अपन ने कल का अच्छा दिन था, गैप अप ऑलरेडी आ चुका है, पर इन्फी अच्छा है, इन ग्रीन रख दिया है अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच में। कल एचडीएफसी बैंक मेंशन कर रहा था सुबह, क्योंकि इस साल के लिए उसको भी रखा था। एचडीएफसी बैंक कल अच्छा मूव कर गया, आज एचडीएफसी बैंक नहीं मेंशन कर रहा, आज उसी एक्सिस बैंक रख दिया है। कल का इंटरडे चार्ट खोलिएगा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक कल जहां खुला वहीं दिन के हाईस थे, वो उसके बाद वो ठंडा पड़ा था, फिर मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहा था। असल में ये अड़चन वाला जोन है एक्सिस बैंक का, इसीलिए सिर्फ मेंशन कर रहा हूं। आई एम नॉट श्योर ग्रीन कितना रहेगा या रहेगा नहीं रहेगा, क्यों रडार पे रखना है इसीलिए इंपॉर्टेंट। ये अपने हाईस को 52 हफ्तों के हाईस कह लीजिए, रिकॉर्ड हाईस को तोड़ने की कगार पे खड़ा हुआ है, इसलिए रडार पे रखना है। कल का इंटरडे हाई क्या है? 1045 का। 1045 ये वहीं से पस्त पड़ गया था। ये ओपन भाव भी 1045 था दरअसल, वो प्री ओपन घटा दूं, ओपन भाव 1045 था। इसके रिकॉर्ड हाईज ये रहा आपकी स्क्रीन पे 1047 के, उसी जोन के आसपास कूल ऑफ हुआ, जाते जाते वापस मोमेंटम पकड़ा। ऐसे रडार पे रखिए, एक बार प्रीवियस हाईज निकाल दी, अड़चन निकाल दी तो अच्छे मूव बनेंगे, पर आपको वेट एंड वॉच करना है इस स्टॉक को लेकर। इसलिए इन्फी और एक्सिस बैंक दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करिए, पर ये दोनों सारी स्टॉक जो मेंशन कर रहा हूं वॉच करने लायक है। आपको आपके एडवाइजर बताएंगे कहां पे आप एक्चुअली ट्रेड के समीकरण बिठा सकते हैं, वो आपकी कहानी। डाबर इंडिया अगला स्टॉक है। खबर अच्छी है, थोड़ा सा एक रिलीफ तौर पे, इसीलिए ग्रीन रख दिया है। डाबर आपको याद होगा, हमने कुछ समय पहले इसी प्लेटफॉर्म सीधा सौदा में मेंशन करा था कि कुछ इश्यूज आ गए, वो यूएस के कोर्ट्स में डाबर को भी इंक्लूड कर दिया है उस लॉ सूट में, जिसमें कुछ हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट्स में, हेयर रिलैक्स करने में प्रोडक्ट्स आते हैं, सीरम टाइप का हेयर। अच्छा, मेरे दिमाग में था कि यार बालों को रिलैक्स कराना, अब फोरहेड को कराना है या फिर ये स्कैल्प को कराना है, समझ में आता है। बालों को रिलैक्स कराना तो उसके लिए मैंने पढ़ा, अब बहुत ज्यादा अति घुंघराले बाल हों सीधे करने के लिए, तो उसमें लगाओगे तो एटलीस्ट कर पाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएंगे वो बाल। तो उसी के लिए सीरम होता है ना, जो हाँ बस सेरम ही है, अब अंग्रेजी में सेरम हो गया, बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा कुछ बाल थोड़ा सा है ये सॉफ्ट हो जाए। तो वहां पे केस फाइल ये हुआ, इनके सिर्फ डाबर नहीं था, डाबर के साथ रेवलॉन और तमाम अमेरिकी कंपनियां जो इस तरह प्रोडक्ट बनाती है, सब पे ऊपर कंसोलिडेटेड लॉ सूट था कि उस प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद ओवेरियन कैंसर और नाना प्रकार की मेडिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज आ जाते। 3 डाबर के आर्म्स उसमें थे, डाबर इंटरनेशनल, डर्मोवीवा स्किन एसेंशियल्स और एक और। ये जो डाबर इंटरनेशनल और डर्मोवीवा है, उसको तो एज डिफेंडेंस डिसमिस कर दिया गया है, क्योंकि इनका कोई लेना देना ही नहीं था। एक बस रह गई नमस्ते लेबोरेटरीज, इन्हीं का आर्म है, जो वहां पे वो कैरी फॉरवर्ड होगा उस पे केस, वो कंसोलिडेटेड लॉ सूट में, उससे उसका नाम है। और डाबर कह रहा है ये नमस्ते लेबोरेटरीज के कुल रेवेन्यूज ही हमारे कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज का केवल 1% है, तो इम्पैक्ट होना है तो मिनिस्क्यूल है। और खैर ये देखते हैं क्या निकल के आएगा, लेकिन एक टेम्पररी रिलीफ की 2 आर्म्स बाहर आ गए उस लॉ सूट, इसीलिए ग्रीन कर दिया, 3 हो गए। ओके, ये है ऑलिव ऑयल वाला, यही है ना? ऑलिव ऑयल इलेक्शन के तौर पे होता है, पता नहीं, कुछ तो मिला, बेस तो ऑयल ही, हाँ ऑयल होगा उसमें, कुछ टीम टाइम डालेंगे ताकि पब्लिक को पता चले। वाटिका, डाबर पब्लिक को अगर सीधे ऑलिव ऑयल लगेगी तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? कुछ जैसा नाम, कुछ तो डालना पड़ेगा उसमें। ओके चलो भाई, अब हमारी वाली टीम में हमने जो है बड़ी मेहनत क्या 2 स्टॉक जो शुरू हुआ उसमें कोई मेहनत नहीं है, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व। खबर आई बजाज फाइनेंस में क्या हुआ कि आरबीआई ने उनके 2 लोन प्रोडक्ट हैं, ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आरोप है कि उन्होंने कुछ जो ऑनलाइन ईएमआई या लोन बांटने के रूल्स हैं उसका पालन नहीं किया है, की फैक्ट स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, तो इसकी वजह से इमीडिएटली रोक लगा दी। कंपनी अलग कह रही कि हम जमा करेंगे, सब कुछ डिटेल देंगे। अब इसमें दिलचस्प बात ये थी कि कल ये खबर मालूम थी क्या किसी को? शार्प फॉल अचानक से, चार्ट दिखाओ डॉक्टर साहब, 0.25% ये क्यों गिरा,
किसको पता था कि ऐसी कोई बड़ी खबर आरबीआई की तरफ से आने वाली है। अब मुझे नहीं पता कि ये देखिए, ये किसी को भी पता रहा होगा तो बजाज फाइनेंस दिखाइए, बजाज फाइनेंस दिखाओ। बजाज फाइनेंस की कहानी है ये। वहां पे। और जब ये गिरा ना उस टाइम पे मैं एंकरिंग ही कर रहा था कमाई करने। लोगों ने ट्विटर पे भी पूछा था क्या रीजन है, क्या रीजन है? अपन ने टेक्निकल ले लिया था क्योंकि अपने पास रीजन था ही नहीं, हाँ, किसी को मालूम ही नहीं था। बाजार बंद होते थे फिर अपडेट आ गया। और ये स्टॉक आपको दिख रहा है 2% गिरा हुआ, 1.25%। ये एक्चुअली आखिरी के 1 घंटे में 3%, क्योंकि तेजी में था 3% करेक्ट। हाँ, ऊपर से नीचे गिरा एक्चुअली 3%। तो इस तरह की शार्प फॉल और वो भी इस तरह की खबर पे गिरा है। तो खैर ये क्यों गिरा किसको मालूम था, ये एक अलग कहानी है। लेकिन इस खबर के चलते स्टॉक पे एक दबाव आया और इनकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, उस पर भी असर देखने को मिलेगा। तो मैं इनको रेड में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पता नहीं ये कब तक सुलझे। इससे पहले आपको याद होगा ना, ऐसे ही कुछ झंझट खड़े हो जाते हैं। HDFC वाला कार्ड का इशू खड़ा हुआ था, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ऐप पे इशू खड़ा हुआ, तो स्टॉक में प्रभाव पड़ता है। इस रिस्क के साथ कि चूँकि कल बहुत सारे लोगों ने इसमें शॉर्ट कर रखा और आज वो कवर हो सकता करने आए, लेकिन फिर भी मैं इसको रेड में रख रहा हूँ क्योंकि खबर इसी तरीके की है कि जहाँ पे थोड़ी दिक्कत इनके लिए बनी रहेगी। अगले 2 स्टॉक मारुति और हीरो मोटो। एक का हमने लिया था इसमें ये बताते हुए कि फेस्टिवल सीजन बहुत बिका। आज उसकी एक डिटेल खबर छपी है कि पिछले 1-1.5 महीने में जितने भी फेस्टिवल्स आए हैं उन सब की जो क्यूमुलेटिव सेल्स है वो 41% YOY ज़्यादा है। इस तरीके से पैसेंजर व्हीकल गाड़ी बिकी हैं बहुत ज़्यादा। मैंने बताया था कि एक दिन में हज़ारों लाखों गाड़ियाँ डिलीवर की गई हैं दशहरा धनतेरस के दिन। तो मारुति और हीरो मोटो सबसे पॉपुलर गाड़ियाँ ये बेचते हैं, तो इनको भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। 4 हो गए मेरे। 4 कर दिया आपने? यस, ज्यादा जज्बाती हो गए थे कि सिमिलर था? सिमिलर था। अच्छा। अगले में डाबर इंडिया का आया रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। लाल ले जाता हूं क्योंकि तगड़ा पैसा जुटाने की तैयारी हो रही है। कल इसने अपनी QIP बुक, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें हैं पर कंफर्म ही है क्योंकि उसके बाद इनका एक अपडेट आया, मैं आता हूं उस पर। रेडगेन लॉन्च करा है 600 करोड़ रुपए का QIP। दरअसल 400 करोड़ रुपए तो बेस है और 200 करोड़ रुपए ओवर सब्सक्रिप्शन जो आएगा उसका ऑप्शन है, वो रख लेंगे। तो मोटा मोटी 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। स्टॉक में ताबड़तोड़ तेजी के बाद इस तरह की एग्रेसिव फंड रेजिंग की तैयारी। जरा साल भर का, 6 महीने का, 3 महीने का जोर देख, 3 महीने का दिखा दी ज्यादा ठीक है, रिसेंट रहेगा। बहुत अच्छी तेजी स्टॉक में बनी हुई है, अपने हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। और अब ये अपडेट आता हुआ कि QIP लॉन्च, ये मीनिंगफुल डिस्काउंट आएगा। मैं इसको आज के लिए लाल लेके जा रहा हूँ। ये देखिए आज बहुत तगड़े मूव बने इसमें QIP इशुएंस से पहले। होपफुली वैसे आजकल पैसे जुटाने जो आता है उसको बाजार हाथों हाथ लेता है, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि आज ये लाल होना चाहिए, इसीलिए लाल रखा है। आप तो सिर्फ वॉच आउट करिए। कंफर्मेशन ये आ गया क्योंकि वो बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट आ गया इनकी। मैंने ट्विटर पे डाला हुआ है, X पे डाला हुआ है, वो बोर्ड मीट का कोई डेट आ गई है कि हम लोग QIP का इशू प्राइस तय करने के लिए, मतलब वो तो QIP सूत्रों के हवाले से खबर है लेकिन लॉन्च हो गया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स अगला स्टॉक है, इसे फिर लाल ले जा रहा हूं इसको भी, मतलब रेडगेन भी लाल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी लाल है। ये दिक्कत एक्चुअली जब दिवाली तक अपडेट नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट थे इंडिया वाले और यूके वाले, दोनों ही कह रहे थे दिवाली तक वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ जाएंगे, दिवाली तक ये साइन हो जाएगा। कब से टला जा रहा है इंडिया यूके के FTA नेगोशिएशंस। कल ये अपडेट आया और एकदम प्रिसाइजली बाजार बंद होते थे अपडेट आया, बंद होते बाद ही आया ऐसा, या जो भी टुवर्ड्स क्लोज कह लीजिए, कि इंडिया और यूके के ट्रेड निगोशिएशंस अब और समय लेंगे क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें अड़चने आ गई। यूके EVs में कंसेशन चाहता है, ना सिर्फ EVs का इशू है। दरअसल अपडेट से कहते हैं कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, अल्कोहल टैरिफ्स, वर्क वीजाज, ये सब पेज फंसते चले जाए। और इसमें पहले तो रूल्स ऑफ ओरिजिन सबसे तगड़ा इशू था। कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में बनाया हुआ है जो FTA के उसमें आएगा, क्या पता इंडिया किसी श्रीलंका से, मैं बेसिकली यूके की कहानी इंडिया के जवाब सुना रहा हूँ, हो सकता है इंडिया ने श्रीलंका से सोर्स करा और हम FTA के थ्रू चैनलाइज कर देते। रूल्स ऑफ ओरिजिन वो बात मामला था, वो तगड़ा पेज है एक्चुअली। लेकिन अब और भी इशूज सामने कि उनमें भी अब सहमति अभी तक बनी नहीं है, तो ये लंबा फंसेगा। USL को लाल कर दिया मैंने आज, सेंटिमेंट्स ज्यादा, बाकी देखते हैं कैसा मूव रहेगा। आस्क ऑटोमोटिव, ये कल की लिस्टिंग है, कल का इकलौता ही लार्ज ट्रेड है, इसके अलावा कोई लार्ज ट्रेड दिखा नहीं था मुझे इंटरेस्टिंग। कल गोल्डमैन सैक्स फंड्स ने, यानी कि गोल्डमैन सैक्स का इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो जो है, उसने 23,20,000 शेयर्स कल खुले बाजार से खरीद लिए 310 के। मैं इसको आज ग्रीन लेके चलता हूं। 6 संपला 2 और संपला करता हूं मैं। एक
आईओसी और बीपीसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। कल क्या मोमेंटम था इनमें, इस पूरे ऑयल कंपनीज में मोमेंटम था। 100 रुपये के पार चला गया, देखिए 102 रुपये आईओसी और बीपीसीएल। इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे सस्ते स्टॉक हैं पीएसयू में इस समय, इंडस्ट्री पी से 1/3 में मिल रहे हैं। बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा इनके प्राइस कैप लगा हुआ है, दाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अंडर रिकवरी है, चुनाव चल रहे हैं, मई तक कुछ हो नहीं पाएगा। थोड़ा सपोर्ट सिर्फ ये कि क्रूड अभी बहुत भाग नहीं रहा है और रिजल्ट इन्होंने बहुत अच्छे पेश किए हैं। राइट्स इशू भी आने वाला आईओसी में, बट इसका जो बेसिक वो है कि एक तो डिमांड बहुत अच्छी डिमांड है इंडिया में क्रूड की, और उसका फ़ायदा इन कंपनीज़ को मिल रहा है और हाईली अंडर वैल्यूड है। और इस समय आप देखिए जहाँ जिसको वैल्यू दिखती है आदमी खरीदारी करने चला जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को रडार पर रखिए। बहुत सारी रिपोर्ट्स आगे पीछे इससे पहले आ भी चुकी हैं और वो बिल्कुल सही है कि यहाँ से मई तक बहुत अच्छी रैली इसमें बनेगी और उसके बाद तो फिर रास्ता खुलेगा इनके लिए। तो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में हमें लगता है कि अच्छी तेज़ी रहनी चाहिए यहाँ से, तो मोमेंटम चेस कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत दिनों बाद मैंने देखा कि आईओसी 100 रुपये के ऊपर जाके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग है। इसलिए हमने इन दोनों को रख दिया है ग्रीन में आज, कि क्रूड भी नरम बना हुआ है और तेज़ी का मोमेंटम है, तो इसको आप चेस कर सकते हैं। 6 संपला, ब्रेक ले लें। हाँ चांगला। ओके, छोटा सा एक ब्रेक के बाद फिर से हम लोग शुरू करेंगे अगले 4 स्टॉक्स। ओके, फटाफट जल्दी आपको अगले 4 स्टॉक बताते हैं। अगले 4 में ओएनजीसी पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, 216 का टारगेट दिया है इन्होंने। हालांकि एक कॉन्ट्रा रिपोर्ट पे 140 की रिपोर्ट शायद जेफरीज या किसी की है, नमूरा की, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ओएनजीसी यहाँ से भी बहुत अच्छी रैली दिखाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर जाके पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। यही बात मॉर्गन स्टैनली भी कहना है, तो इसलिए इसमें आप ग्रीन में रख सकते हैं। रेडिको खितान है, सिर्फ मोमेंटम वाली बात है इसमें और कोई फंडामेंटल नहीं। सब रिजल्ट तो अच्छे थे, बहुत अच्छी डिमांड है, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं नए सब, वो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो सब पुरानी खबरें हैं। नई खबर ये है कि मोमेंटम चेज कर सकते हैं इसमें। 9th स्टॉक है ग्रासिम। कल भी मैंने टीम में डाला था, मैंने आपसे कहा था रिजल्ट ख़राब नहीं है, केवल केमिकल छोड़ दें तो विस्कोस जो इनका कोर बिजनेस है, बहुत अच्छे रिजल्ट थे। और आज एक जेफरीज की रिपोर्ट आई, उन्होंने 2300 रुपये का टारगेट इसमें दिया है बाई कॉल के साथ, और उनका मानना है कि एबिटा थोड़ा सा कमज़ोर था, उसके रीजंस थे केमिकल वाली प्राइसिंग, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और वीएसएफ में तो सरप्राइज था ही, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। 10th स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स। आईटी में अगर जैसे आशीष बताया था कि और यूएस में जब तमाम चीज़ें जो बदल रही हैं, रेट का सबसे बड़ा संबंध आईटी से है, तो अगर आईटी में आपको जाना है तो फिर मुझे लगता है परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इस तरह के मिड कैप में बहुत बड़ी रैली बन सकती है। हालांकि बहुत चले हुए स्टॉक हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रैली इसमें पिछले 10-15 दिन में भी हो सकती है, हुई है, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि अगर ट्रेडिंग के लिहाज से सोचना है आपको तो इन्हीं में ध्यान देना चाहिए, परसिस्टेंट में। चलिए अब आखिरी के 4 स्टॉक्स, 2 तो बोर्ड मीट्स हैं। अब इनमें ऐसा नहीं सरप्राइज है, आज दिन है इसीलिए एक का मेंशन कर रहा हूं। डीसीएक्स सिस्टम्स कल बहुत चला है ये स्टॉक इस बोर्ड मीट से पहले, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने को पता नहीं है कि आउटकम क्या आएगा। दरअसल फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है शेयर्स या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, और उससे पहले कल अपने मूव्स आए, पर ग्रीन ही रख के चलता हूं, लेकिन अब आउटकम का इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ रडार पर रखने के लिए। केन्स टेक्नोलॉजीज, इसकी बोर्ड मीट आनी है, आज थर्सडे हो गया, परसों आएगी सैटरडे को। फंड रेजिंग की ये भी तैयारी कर रहे हैं, और ये भी प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू फंड रेजिंग या फिर क्यूआईपी इशुएंस। केन्स को भी ग्रीन रख दिया, तो वो दिन करीब आ रहा है इसीलिए मेंशन कर रहा। वीएसटी टिलर्स ने 3 नए ट्रैक्टर्स, जर्मनी में एक एग्री टेक्निका 2023 हो रहा है हैनोवर, वहां पे लॉन्च करें, जिसमें एक ईवी का भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। खैर नए लॉन्चेस के बीच में इसको ग्रीन रख दिया है। और पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स कल अच्छे, खैर रियल एस्टेट तो रोज अच्छे मूव दिखा रहा है आजकल, कल अच्छे मूव दिखा रहा था क्योंकि इनका कुछ रिजल्ट अपडेट आया था। आज अपडेट ये है कि एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर कैरी कर रहा है कि इसने मुंबई में रीडेवलपमेंट राइट्स बैक करे। दरअसल अंधेरी का एक प्रोजेक्ट है जो 3 एकड़ में स्प्रेड,
अंधेरी में 3 एकड़, जिसका डेवलपमेंट पोटेंशियल करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। कल अच्छे मूव्स के बाद देखते हैं आज और फर्दर। ये स्टॉक अच्छा वैसे कर रहा है, सारे रियल एस्टेट अच्छा कर रहे हैं ऑफ लेट। ग्रीन रख दिया इसको। क्विकली छोटा सा ब्रेक। 10-10 टीम पूरी हो चुकी, 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे सिर्फ खबरें या अजम्पशंस हैं, आप लोग स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा। उसके बाद आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर प्लेस कुछ बताने के लिए। इन्फोसिस को कंटिन्यू कर रहा हूं, होपिंग कि आईटी जिस तरह से कल क्लोज दिखाया है तमाम स्टॉक्स ने, उस इंडेक्स ने, शायद थोड़ा बहुत और रब ऑफ देखने को मिले, तो कंटिन्यू करता हूं। एक्सिस बैंक अपने रिकॉर्ड हाई से एक शेड नीचे ही ट्रेड कर रहा है। कल वहीं पे आके मामला गड़बड़ाया था, इसको वॉच आउट करिएगा। एक बार वो रिकॉर्ड हाई ब्रीच करता है तो शायद अच्छे मूव्स बने, पर उसके लिए इंपॉर्टेंट कि वो रिकॉर्ड हाईज के ऊपर कामकाज करना शुरू करे। डाबर इंडिया को यूएस कोर्ट से कुछ रिलीफ आती हुई, 3 आर्म्स फंसे थे वहां पे फेडरल कोर्ट के इश्यूज में, 2 बाहर आ गए, 2 को रिलीफ दे दी गई है। रेडगेन टेक्नोलॉजीज आज क्यूआईपी लॉन्च कर रहा है, बहुत तेजी थी, डिस्काउंट के साथ क्यूआईपी आएगा, मुझे लगता है आज ये लाल में जाएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर अपडेट ये है कि यूके के साथ इंडिया का जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो फंस गया है पेज, अभी लंबा खींचेगा वो एग्रीमेंट, अभी नहीं कल्मिनेट होगा। आस्क ऑटोमोटिव कल की लिस्टिंग में गोल्डमैन सैक्स ने तगड़ा चंक खरीद डाला है। डीसीएक्स सिस्टम्स आज बोर्ड मीट करना चाहता है फंड रेजिंग के लिए शेयर्स जारी करके। केन्स टेक्नोलॉजी ऐसी सैटरडे को बोर्ड मीट करना चाहता है, अब वो दिन पास आ रहा है इसलिए मेंशन कर रहा हूं। ये भी फंड रेजिंग कर रहे हैं। वीएसटी टिलर्स ने कुछ 3 नए ट्रैक्टर्स लॉन्च करे जर्मनी के एक इवेंट में, और पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स ने अंधेरी में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बैक करा, ऐसा न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट करता है। ओके, 10 में पहले 2 स्टॉक तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस हैं, जिन बजाज फाइनेंस की 2 प्रोडक्ट के लिए जो है आरबीआई ने तत्काल रोक लगा दी कि उसके थ्रू आप लेंडिंग नहीं करेंगे, ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड। हालांकि कल दिन में इसका असर हुआ, पता नहीं किसको पता थी वो खबर, अब देखते हैं आज क्या असर होता है, लेकिन रेड में रख रहा हूँ क्योंकि ये लिंगर ऑन करेगा तो मुश्किल होगी इसमें। मारुति और हीरो मोटर ध्यान रखिएगा क्योंकि अब खबरें छप रही कि फेस्टिवल सीजन में बहुत ज़बरदस्त सेल्स हुई है, तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा। 41% YOY सेल्स बढ़ के आई है। रेडगो खैतान मोमेंटम चेज पे रखिएगा। आईओसी बीपीसी अभी भी लगातार, कल उन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स ब्रीच किए हैं, तो यहाँ पे भी मोमेंटम है। ओएनजीसी में एक रिपोर्ट भी आई है आज, 216 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली का है। ग्रासिम में जेफरीज की रिपोर्ट आई है, 2300 रुपये का टारगेट है। रिजल्ट्स के बाद कल भी तेज़ी थी और आज भी मोमेंटम बन सकता है। परसिस्टेंस सिस्टम, इसलिए कि आईटी में अगर तेज़ी बनेगी तो मुझे लगता है मिड कैप में ध्यान दिया जा सकता है।